सभी का स्वागत है साइंटिफिक बेस्ड होम्योपैथी चैनल में। आज हम बात करेंगे क्रॉनिक रीनल फेलियर के बारे में, जिसको CKD भी बोल देते हैं, और बात करेंगे फर्स्ट स्टेज से लेके 5 स्टेज तक। किसी को भी अगर CKD डिजीज़ है, रीनल फेलियर है, क्रॉनिक रीनल फेलियर है, फर्स्ट स्टेज से 5th स्टेज तक हम उसको कैसे 30 डेज़ के अंदर 70% तक इम्प्रूव कर सकते हैं। हम ऐसे डाइट प्लान के बारे में बात करेंगे, ऐसी और जानकारी आपको यहाँ पर मैं दूंगा जिससे आप 30 दिन के अंदर 70% तक इम्प्रूवमेंट ले जा सकते हैं, अगर सही ढंग से आप सुपरविज़न में चलते हो और फॉलो करते हो। तो इस चैनल पर हम जो भी इंफॉर्मेशन लेके आते हैं वो साइंटिफिक बेस्ड होती है, जो ऑथेंटिक सोर्सेस हैं लिटरेचर के ऊपर बेस्ड होती है। तो इसके ऊपर सारी जानकारी आपके जो भी यहाँ पे मिलेगी उसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो। तो आज हम देखेंगे कि रीनल फेलियर में हम कैसे 70% तक इम्प्रूवमेंट कर लें। तो उसके लिए हमें जानना होगा कि नॉर्मल लेवल क्या है। अब सभी को पता ही है जो ये वीडियो ले रहा है कि रीनल फेलियर के अंदर क्रिएटिनिन और BUN का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हम उसके बिना भी और बहुत सारी बातें करेंगे जो आपको नहीं पता है। तो नॉर्मल क्रिएटिनिन का लेवल होता है 0.6 to 1.3 mg/dl और BUN का लेवल होता है 7 to 18 mg/dl। तो ये नॉर्मल लेवल है। अब हम देखते हैं कि कैसे हम इसको इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, कितनी जल्दी हम इसको ठीक कर सकते हैं नेचुरल मेडिसिन के साथ। पहले हम जान लेते हैं इसके क्या क्या लक्षण हैं। उनके बारे में अगर हमें जानकारी होगी तो जब हम मेडिसिन से उनको ठीक करेंगे, नेचुरल ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, तब हमें पता भी लगता जाएगा कि पेशेंट की अब हालत ठीक हो रही है। आपको ट्रस्ट भी आता जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा कि ठीक हो रहे हो आप, और ये कोई इतनी भी लाइलाज बीमारी नहीं है कि इसका इलाज ना हो सके। तो इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे कि क्या क्या इसके कारण है, क्या डाइट अपनाकर हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं और कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमें सिम्टम इसके अंदर मिलता है एडिमा का और साथ में स्ट्रेस का। एडिमा में इसके अंदर जो पैरों के ऊपर, टांगों के ऊपर बहुत ज़्यादा सोजिश मिल जाती है और पेशेंट अब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। दोनों चीज़ें साथ में आ जाती हैं। ब्रेथलेसनेस है, उसकी सांस बहुत ज़्यादा चढ़ने लग जाती है, चलते हुए तो चढ़ती है, जैसी बीमारी आगे बढ़ती है तो बैठा है, जब आराम में है, लेटा हुआ है, तब भी उसकी सांस चढ़ जाती है। एन्यूरिया है, पेशाब की मात्रा बहुत ज़्यादा आना कम हो जाती है, कभी कभी तो पेशाब ही बंद हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर बहुत सारा BUN है बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी इसके अंदर हो जाती है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है कि हाथों पैरों का सुन्न होने लग जाता है, उसको कोई भी चीज़ लगने का महसूस नहीं होता, उसकी सेंसेशन लॉस हो जाती है। तो इसके बाद है जो मस्कुलर एट्रोफी होती है, मांसपेशियां कमज़ोर होने लग जाती हैं, जो मांस है, चमड़ी है, वो हड्डियों के साथ चिपकने लग जाती है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी होने के बाद HB है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। लेग क्रैम्प्स हैं, उसकी जो टांगें हैं वहाँ पे ऐठन पड़ने लग जाती हैं, क्रैम्प्स होने लग जाती हैं। हाइपरटेंशन है, BP बढ़ने लग जाता है क्योंकि ब्लड के अंदर इतना सारी इन्फेक्शियस मटेरियल बढ़ जाता है, और कभी कभी हाई कफ है, हिचकी आना शुरू हो जाता है। तो हिचकी आना भी इसका एक लक्षण है। BUN और क्रिएटिनिन जब बढ़ता है, भूख है वो कम हो जाती है। चेस्ट इन्फेक्शन है वो बहुत जल्दी पकड़ती है पेशेंट को, क्योंकि इसके अंदर इम्यूनिटी लो हो जाती है, पानी भर जाता है, अस्थमा उसको हो जाता है, और हार्ट के ऊपर भी इसका इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन हो जाती है। और GFR है, जब 30 से कम हो जाए तब हालत बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाती है इसके अंदर। तो अब हम मेडिसिन के साथ इसको कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे आप 30 दिन के अंदर इम्प्रूवमेंट कर सकते हो अपनी पूरी हेल्थ में, उसके बारे में बात करेंगे। हमने करना क्या है, हमने क्रिएटिनिन और BUN को छोड़ देना है, क्योंकि इसका हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हमें पेशेंट की ये सारी चीज़ें ठीक कर देनी है। जैसे कि उसको एन्यूरिया हो गया, पेशाब बंद हो रहा है, उसको हमने कोई ऐसी मेडिसिन दे दी है जो उसको साइड इफ़ेक्ट ना करे। जैसे एलोपैथी में जो डायूरेटिक या पेशाब लाने वाली मेडिसिन देते हैं उसके साथ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, तो हम बिना साइड इफ़ेक्ट के बात करेंगे ऐसी कौन सी नेचुरल मेडिसिन हैं। सांस उसकी चढ़ रही है, BP उसका बढ़ रहा है, एपेटाइट उसकी कम है, तो ये सारी चीज़ें अगर हम ठीक कर लेंगे तो बीमारी अपने आप ही नीचे आने लग जाती है। उसकी न्यूट्रिशन हम ऐसी देंगे कि बॉडी के अंदर खुद ही पावर आ जाए कि वो बीमारी को ठीक कर सके। ज़्यादा मेडिसिन खाने से और ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट आएंगे तो पेशेंट नियर डेथ बेड पहुंच जाता है। एडिमा को
एडिमा को हम कम कर लेंगे, स्ट्रेस का लेवल गिरा देंगे। तो ऐसी मेडिसिन के बारे में जो नेचुरली अवेलेबल है हम बात करेंगे, क्योंकि इन सब को इम्प्रूव कर लेंगे अगर हम, तो पेशेंट की लाइफ है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। डायलिसिस तक उसके बंद हो जाते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर हम कुछ न्यूट्रिशन में विटामिन बी चाहिए। विटामिन बी है वो पेरिफेरल न्यूरोपैथी से बचाता है, और अगर इसके साथ शुगर भी और किया पेशेंट को बीमारी के साथ, तो उसको भी ये बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर देता है। पैरालिसिस से बचा देता है, ये नंबनेस से बचा देता है, दौरा नहीं पड़ने देता। तो सबसे ज़्यादा विटामिन बी हमें कहाँ से मिलता है, वो है एगले फ्रूट है, जिसको हम बेलगिरी बोल देते हैं, बेल फ्रूट ही बोल देते हैं, और जो व्हीट ग्रास है वहाँ से हमें ये अवेलेबल हो जाता है विटामिन बी दोनों में। विटामिन डी है इसके लिए चाहिए, क्योंकि विटामिन डी स्ट्रेस को इम्प्रूवमेंट करता है, एंटीऑक्सीडेंट है, गुर्दों को ख़राब होने से बचाता है। तो विटामिन डी के लिए मशरूम्स हैं, ये ले सकते हैं हम। अब क्या है, यूरिन आउटपुट, पेशाब इसके अंदर आना बंद हो जाता है, उसके लिए कुछ मेडिसिन अवेलेबल हैं, जैसे कि ट्रिबुलस है, जिसको हम गोक्षरू बोल देते हैं। ये दो तरीके से काम करता है। एक तो ये प्रोटीन ब्रेक डाउन नहीं होने देता, क्योंकि जो क्रेटिनाइन है ये प्रोटीन से बनता है, मांसपेशियां टूटकर बनता है, तो ये प्रोटीन ब्रेक डाउन नहीं होने देता है, ये मांसपेशियों को टूटने से बचाता है, उनकी कमजोरी से बचाता है। और दूसरा टेस्टोस्टेरोन के लेवल को अप करता है, जिससे हेल्थ है काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है इससे। और जो यूरिन आउटपुट है, पेशाब भी इससे ज़्यादा आने लग जाता है। नेचुरल सोर्सेस है। रावोल्फी है, जिसको हम सर्पगंधा बोल देते हैं। तो ये क्या करती है, हाइपरटेंशन को बहुत बढ़िया कंट्रोल करती है, एपेटाइट को भी बहुत बढ़िया कंट्रोल करती है, और हार्ट के ऊपर अगर बीमारी का असर हो गया है उसको भी ये बहुत बढ़िया रोकती है। स्ट्रेस इसके अंदर बहुत आता है, पेशेंट के अंदर डिप्रेशन आ जाता है, उसके लिए हम टिनोस्पोरिया ले सकते हैं, जिसको हम गुडुची बोल देते हैं, और एस्पेरेगस है, जिसको हम शतावरी बोल देते हैं, ये भी हम ले सकते हैं पाउडर फॉर्म में। तो ये दोनों हैं स्ट्रेस और डिप्रेशन से पेशेंट को निकाल लेती हैं। और उसके बाद आ जाता है कभी कभार बीमारी इसके अंदर, ये ऑटोइम्यून डिजीज़ बन जाती है, कि शरीर है अब किसी भी दवाई को रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा, कुछ भी खा रहे हैं हम, कुछ भी पी रहे हैं, शरीर के अंदर कोई एनर्जी नहीं आ रही, पेशेंट की हालत डाउन ही होती जा रही है। उसके लिए कॉमीफोरा एक मेडिसिन आती है आयुर्वेदा, जिसको हम गूगल भी बोल देते हैं। ये बहुत बढ़िया मेडिसिन है, इम्यूनिटी को जो बढ़ा देती है, स्ट्रेस से निकालती है ये। और इसके अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अब हम बात कर लेते हैं, ये तो हम नेचुरल सोर्सेस की बात की है जो इसके अंदर बीमारी को ठीक करते हैं। उसके बाद जो लिक्विड है इसके अंदर, अब कईयों को पता ही नहीं है उन्होंने पानी कितना पीना है, क्योंकि आप जितना पानी पीते जाओगे साथ ही साथ मेडिसिन खाते जाओगे पेशाब लाने वाली, गुर्दों के ऊपर बहुत ज़्यादा ओवरलोड पड़ जाएगा। वो पहले से ही बीमार पड़े हैं, उनको रेस्ट की ज़रूरत है। इसके लिए पानी है 1 लीटर से हमेशा कम ही लेना चाहिए। अलग अलग कंडीशन के अंदर कभी हमें 300 से 500 ml तक भी करना पड़ता है डेली लिक्विड इनटेक। पानी का मतलब पानी नहीं है, इसके अंदर दूध भी आ जाएगा, आपका जितना भी लिक्विड है वो सारा आ जाएगा। और प्रोटीन है इसके अंदर, गुड हेल्थी प्रोटीन चाहिए हमें, कितना चाहिए, 0.6 to 0.8 ग्राम है पर केजी के हिसाब से हमें हर रोज़ का डेली का प्रोटीन चाहिए, जो हेल्थी प्रोटीन है, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलेगा। आप पानी पी रहे हो 2 लीटर, या आपने सब्जी बना ली है 1 लीटर उसके अंदर डालकर पी गए हो, तो आपका रीनल फेलर या डायलिसिस है वो कभी भी ठीक नहीं होने वाली ये बीमारी, क्योंकि आप गुर्दों के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क करवा रहे हो। तो जो जैसे ट्रिबुलस है, रावोल्फी है, टिनोस्पोरिया है, एस्पेरेगस है और एगले फ्रूट है, तो इनकी क्वांटिटी है वो दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 15 ग्राम तक ही रखनी चाहिए। 15 ग्राम से ज़्यादा नहीं लेके जानी चाहिए, क्योंकि ये एवरेज क्वांटिटी है कि 10 से 15 ग्राम तक ही आपको लेनी चाहिए। तो ये लेने कैसे हैं, इसको पानी में डालकर कम से कम 5-6 घंटे के लिए इसको छोड़ देना चाहिए। उसके बाद उस पानी को छान लेना चाहिए। पानी कितना हो, आप इसी में से 1 लीटर वाली अपनी क्वांटिटी में से वो पानी यूज करना है, उसके अंदर डालकर इसको छान कर इसको आपने जो गुद्दा है इसका वो फेंक देना है, पानी इसको ले लेना है। तो ये सारी जो मेडिसिन हैं जो आपने मैंने बताई हैं, इसको आप पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हो और पानी के साथ भी ले सकते हो। तो इसकी क्वांटिटी है एवरेज है वो दिन के लिए
वो 15 से 20 ग्राम तक की रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं लेने हैं। ये सेफ़ है क्योंकि अलग अलग के लिए अलग अलग क्वांटिटी है, उसकी रीनल फेलियर की कंडीशन कौन सी है, डायलिसिस की उसकी कौन सी स्टेज में किडनी है, स्टेज के हिसाब से हम मैनेजमेंट करेंगे। तो एवरेज है 15 ग्राम तक आप सारे पाउडर फॉर्म में ले सकते हो। तो ये सारा आपका डाइट के अंदर कवर हो गया है। आपका डायलिसिस को बचाने वाली चीज़ें भी आ गई हैं, पेशाब भी आपका आता रहेगा, हेल्थ भी आपकी बढ़िया बनती रहेगी। क्योंकि अगर विटामिन बी आपको कमी होगी तो आपका रीनल फेलियर ठीक ही नहीं हो सकता, आपको स्ट्रोक भी हो सकता है, अधरंग भी हो सकता है। तो ये सारी डाइट से हम ओवरऑल इम्प्रूवमेंट करके अगर इसको आप अपना लेते हो तो नियर अबाउट 70% तक आपकी, मुझे पूरा विश्वास है, 1 महीने के अंदर आपकी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। तो डायलिसिस भी आपके इसी रफ्तार से कम होंगे। पर ये मेडिसिन आपको जेन्युइन मिलनी चाहिए, इनके अंदर कोई अडल्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए। तो अलग अलग स्टेज में अगर कोई पड़ा है डायलिसिस वाली कंडीशन में, उसकी किडनी स्टेज है, दूसरी में उसकी किडनीज हैं, तीसरी में, फिफ्थ में, उसके हिसाब से थोड़ा बहुत हम चेंज कर सकते हैं इसके अंदर। तो उसके हिसाब से हम इसके अंदर चेंज करेंगे। तो अब ये तो हो गया कि अब क्या डाइट खाकर हम डायलिसिस से बच सकते हैं और रीनल फेलियर को ठीक कर सकते हैं। और हमने जाना कि इसके क्या क्या लक्षण हैं जो ट्रीटेबल होते हैं, जिनको हम इलाज करके ठीक कर सकते हैं और इसको कम कर सकते हैं। डाइट में भी हमने जान लिया कितना प्रोटीन क्या खाना। अब जानते हैं कि इसके कारण क्या है, मूल कारण क्या है। ये तो हो जाता है कि टेम्परेरी फिक्सिंग है, ये परमानेंट फिक्सिंग नहीं है, ये टेम्परेरी फिक्सिंग है। क्योंकि परमानेंट फिक्सिंग का जो जड़ से इलाज हमने करना चाहते हैं तो हमें पता करना होगा कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो इस बीमारी को बना रही हैं, जिसकी वजह से ये बीमारी बनी है, और जो इस बीमारी को बढ़ा रही हैं, वो होता है परमानेंट ट्रीटमेंट। तो इस चैनल पर हम परमानेंट ट्रीटमेंट की हमेशा बात करते हैं हर एक बीमारी के लिए। तो हम जानते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस बीमारी को बनाती हैं। अगर किसी को डायलिसिस या रीनल फेलियर की प्रॉब्लम है उसको ये बढ़ाती हैं, चाहे आप फिर कितनी मर्जी डाइट खा लो, ये इम्प्रूवमेंट कुछ हद तक होकर रुक जाएगी, उसके बाद नहीं बढ़ेगी। तो सबसे पहला कारण है स्ट्रेस है। अगर कोई डिप्रेशन में रहता है तो ये सबसे बड़ा कारण है इस बीमारी का। क्योंकि इससे क्या हो जाता है, एक हार्मोन होता है ADH, ADH के ऊपर स्ट्रेस की वजह से एक हार्मोन छोड़ते हैं गुर्दे, कोर्टिसोल। वो कोर्टिसोल है ADH को कंट्रोल करे रखता है। अगर लंबे समय तक स्ट्रेस पड़ा रहे तो ADH है बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है, वो पेशाब को बिल्कुल बंद कर देता है। तो स्ट्रेस है इसका मेन कारण सबसे पहले। उसके बाद है मेडिसिन, जैसे कि एंटासिड है, एसिडिटी के लिए जो कई लोग मेडिसिन लेते रहते हैं, उसका परमानेंट इलाज नहीं खोजते कि एसिडिटी लिवर की वजह से हो रही है, अल्सर की वजह से हो रही है, कॉन्स्टिपेशन हो रही है। तो कॉन्स्टिपेशन आगे किसकी वजह से हो रही है, ऐसे कारण नहीं खोलते वो। एंटीवायरल मेडिसिन है, बहुत ज़्यादा एंटीवायरल मेडिसिन जो अननेसेसरी बिना डॉक्टर के लिए जानकारी से ले लेते हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी के लिए वो किडनी को डैमेज करती है। गठिया वाह के लिए, RA के लिए ड्रग्स यूज करते हैं, चाहे वो होम्योपैथिक अल्कोहल है, होम्योपैथिक मेडिसिन का साइड इफेक्ट नहीं है। जो ऑनलाइन भी हम देखते हैं कि हर एक बीमारी के लिए 50-50 मेडिसिन बताई जाती हैं, 20-20 बूंदे दिन में 15 बार ले लो। तो इतनी ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल डैमेज करते हैं गुर्दों को, चाहे वो होम्योपैथी है। होम्योपैथी मेडिसिन का साइड इफेक्ट नहीं है। जो अल्कोहल और लिक्विड आपको बोलते रहते हैं वो होम्योपैथी है ही नहीं, ऐसे नहीं लेना चाहिए। ऐसे आयुर्वेदा के अंदर है मेटल धातु डाली हुई है, सोना चांदी ऐसा कुछ मेटल डाली हुई है। तो जो स्टीरॉयड है एलोपैथी के अंदर, किसी को गठिया हुआ था वो स्टीरॉयड खाते जा रहा है, इसका नेचुरल ट्रीटमेंट नहीं ले रहा, उसके बाद रीनल फेलियर और डायलिसिस के हालात में पहुंच जाता है। सेक्सुअल वीकनेस के लिए जो लोग मेडिसिन लेते हैं वो एक तो धातु लेते हैं आयुर्वेदा में, जैसे उनको पता लग गया कि सोना भस्म सेक्सुअल वीकनेस को बढ़ा देती है, एक पारद भस्म आती है वो सेक्सुअल वीकनेस को बढ़ा देती है। होम्योपैथी के अंदर मेडिसिन जो उसका काम तो बढ़िया है, पर अभी क्या चल रहा है कि सारी मेडिसिन है वो अल्कोहल में बहुत ज़्यादा मात्रा में डॉक्टर देने लग गए हैं। तो उनका किडनी के ऊपर बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट का है, मेडिसिन का नहीं। जो आप देखते हो ऑनलाइन भी अगर आप चेक करोगे कि सेक्सुअल वीकनेस के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन यूट्यूब पर जाओगे तो वहाँ पर मिल जाएंगे आपको 10-10 मेडिसिन 50-50 बूंदे दिन में 10 बार लेने के लिए बोल दिया जाता है। तो इतनी मात्रा में अल्कोहल है, नहीं लेना चाहिए, वो किडनी डैमेज कर देगा। तो ये तो डायलिसिस वाली बीमारी अगर है वो तो बढ़ा ही देगा। आयरन है, आयरन अभी क्या करते हैं कई लोग
सीधा खाने लग जाते हैं, चाहे लोहा समाता है, लोहा भस्माता है। ऐसे होम्योपैथी के अंदर भी लोर बहुत ज़्यादा 1s की ट्रिचुरेशन डायरेक्टली लेने लग जाते हैं, वो भी किडनी डैमेज करती है, क्योंकि आयरन है फ्री रेडिकल इंजरी करता है ब्रेन के अंदर भी, गुर्दों के अंदर भी। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है, किसी के गुर्दों में गांठें बन गई थी, सिस्ट बन गई थी, उसका उसने इलाज ही नहीं लिया, क्योंकि किसी ने उसको बोल दिया इस बीमारी से तो कुछ होता नहीं है, ऐसी पड़ी रहती है, तो उसका इलाज लेना चाहिए। लिवर का परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं लिया गया है, आपको हेपेटाइटिस था, सिरोसिस था, फैटी लिवर था, इसके लिए भी कोई मेडिसिन भी आपने ऐसी ली है जो एक बार आराम कर कर, जैसे लिवर की बीमारी से क्या होता है, तेजाब बनता है, उसके लिए बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन आती हैं, सिनकोना, कार्बोवेज, डायस्कोरिया, लाइको। तो आप तेजाब के लिए मेडिसिन खा रहे हो, पर लिवर है जो तेजाब बन रहा है वो हो सकता है फैटी लिवर की वजह से हो, लिवर का साइज बढ़ गया हो सकता है अल्सर हो सकता है हेपेटाइटिस बी हो गया हो, उसका परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं करते कभी भी। तो ऐसे अननेसेसरी मेडिसिन खाने से भी इम्यूनिटी फेल हो जाती है, ऑटो इम्यून डिजीज़ बन जाती हैं जो गुर्दों को डैमेज करती हैं। किडनी स्टोन्स का परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं लेते, सारे टेम्परेरी फिक्सिंग के चक्कर में है। किडनी स्टोन्स आपको बन गया, उसका कभी आप जांच नहीं करवाते, वो इन्फेक्शन का है, कैल्शियम का है, कोलेस्ट्रॉल का है, किसका है वो स्टोन, उसके लिए एक बार मेडिसिन लेते हो, और मेडिसिन भी इतनी खतरनाक होती है, वो उसको बाहर निकालने के लिए ले लेते हो। बाहर निकालने के लिए जल्दीबाजी में मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, उसका साइजा पहले 6 mm तक कर लेना चाहिए, उसके बाद ही बाहर निकालने के लिए मेडिसिन लेनी चाहिए। क्योंकि जो किडनी के से पाइप निकलती है, पेशाब वाली नाली निकलती है, उसका साइज ही है 5 से 6 mm तक होता है। उसके अंदर से आप 11 mm का स्टोन निकालोगे तो रास्ते में अटक जाएगा और किडनी के ऊपर पेशाब इकट्ठा हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगी। तो रीनल फेलियर का मेन कारण ही यहाँ पे पड़ा है। पता लगा 15 mm की, आपको मिल भी जाएंगे कि 15 mm की एक दिन में पथरी बाहर, बर्बेरिस वल्गैरिस ले लो, ऐसा नहीं करना है। पथरी बाहर वो निकालती है मेडिसिन, पर पथरी का साइज है 5 से 6 mm तक कर लेना चाहिए, ताकि वो रास्ते में फंसकर गुर्दों के अंदर पेशाब ना इकट्ठा हो जाए, रास्ता ब्लॉक ना कर दे, गुर्दों को फेल ना कर दे, रीनल डायलिसिस तक ना आप पहुंच जाओ, ऐसा नहीं करना है। लिपिड्स हैं जिनकी लिपिड प्रोफाइल बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, उन्होंने क्या किया, खून पतले करने वाली मेडिसिन लेने लग गए हैं। वो होम्योपैथी के अंदर भी ऐसे ही कुछ करने लग गए हैं। लिपिड क्यों बढ़ रहे हैं, उसका परमानेंट फिक्सेशन की तरफ नहीं जा रहे हैं वो, कि लिवर में कोई प्रॉब्लम है, जब आप डाइट ही ऐसी ले रहे हो जिसके अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा है, तो परमानेंट फिक्स कर लेना है। ESR जिनका बढ़ता रहता है, ब्लड के अंदर इन्फेक्शन रहती है, वो कभी जांच नहीं करवाते। जैसे ESR है, क्या आपको टाइफाइड होने की वजह से बढ़ रहा है, आपको डेंगू हुआ था 5 साल पहले, उसकी वजह से बढ़ रहा है, ब्लड में कोई इन्फेक्शन हो गई है, छाती में कोई इन्फेक्शन हो गई है, ESR की सीधी मेडिसिन लेते रहते हैं, इसकी कभी भी जांच नहीं करवाते कि ESR बढ़ा क्यों है, किस बीमारी की वजह से बढ़ा, उसका इलाज नहीं करते। यूरिक एसिड जिनका बढ़ा हुआ है वो भी ऐसे ही करते हैं, यूरिक एसिड बाहर करने के लिए होम्योपैथिक, आयुर्वेदा, इंग्लिश मेडिसिन खाते रहते हैं। ये बनता किस बीमारी की वजह से है, उसका इलाज नहीं करते। तो आपको पता लग गया होगा 99% जो रीनल फेलियर का कारण है वो है टेम्परेरी फिक्सेशन। जो भी बीमारी के लिए आप टेम्परेरी फिक्स करते हो, उसका जड़ से इलाज की तरफ नहीं जाते हैं। चाहे सेक्सुअल वीकनेस है, चाहे सिस्ट है, चाहे लिवर की कोई बीमारी है, तेजाब बनता था, आपको लिपिड प्रोफाइल खून गाढ़ा हो गया था, आपको तेजाब की वजह से स्ट्रेस हो रहा था, स्ट्रेस की वजह से भी कभी कभी तेजाब हो जाता है, तो टेम्परेरी फिक्सेशन है। अल्कोहल है, वो शराब तो है ही है, जो होम्योपैथिक अल्कोहल है, और उधर से मेटल है, तो टेम्परेरी फिक्सेशन के चक्कर में कभी नहीं पड़ना है, परमानेंट ही ट्रीटमेंट करना है। उस बीमारी का तेजाब बनता है तो लिवर के अंदर आपने रिसर्च करनी है कि क्या हो गया है, उसका साइज बढ़ गया है, अल्सर तो नहीं बन गया, उस बीमारी का इलाज करना है। तो टेम्परेरी फिक्सेशन है वो 99% तक काज है रीनल फेलियर और डायलिसिस का। तो इसलिए सबसे बढ़िया यही रहेगा, आप परमानेंट फिक्स करें इन बीमारियों को। डाइट के अंदर ये करेंगे तो वो श्योर है 70% तक आप इम्प्रूव करोगे। डायलिसिस भी इसके अंदर 70% तक इम्प्रूव कर सकते हो, पर अगर ये इनका परमानेंट फिक्सेशन नहीं किया तो कोई भी बीमारी को दवा नहीं रोक पाएगी। तो हमारे इस चैनल पर इसके बिना भी और भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं, गठिया के ऊपर, जोड़ों के ऊपर, पेट के ऊपर, दिमाग की बीमारियों के ऊपर,
तो उनको भी आप जो सर्च बेस्ड वीडियोस को देख सकते हैं। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है, अगर आपके पास भी ऐसा कोई पेशेंट है तो आप मेरे पास रिपोर्ट भेजकर उसकी कंसल्टेशन ले सकते हैं कभी भी, और मेरे से संपर्क भी कर सकते हैं कभी भी। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब और रेड कलर का बटन दबाकर कर लें, और बेल का जो आइकन है उसको भी दबा दें, ताकि जब भी मैं ऐसी कोई और सर्च बेस्ड वीडियोस डालूं अब चैनल पर तो आप तक वो पहुंच जाए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो वीडियो देखने के लिए